नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। विद्यार्थियों, इस चैप्टर का हम यह तीसरा वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम यह बताने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांतों को किस प्रकार से हम व्यवहार में उतार सकते हैं। विद्यार्थियों, इस पुस्तक में हमने स्वयं को राजनीतिक सिद्धांत के सिर्फ एक पहलू तक ही सीमित रखा है और वो पहलू है स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। ऐसे ही हमने राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति, अर्थ, महत्व के बारे में भी हमने अध्ययन किया है। जब हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क आरंभ करते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है। राजनीतिक सिद्धांतकारों ने बताया है कि आजादी या समानता क्या होती है, इसकी विविध परिभाषाएं भी बताई गई हैं। गणित के विपरीत जहां त्रिभुज या वर्ग की सिर्फ एक ही परिभाषा होती है, राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आजादी या न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। मतलब जिस प्रकार से गणित विज्ञान में हम एक ही परिभाषा, एक ही कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं, इसमें त्रिभुज की अगर परिभाषा लें तो इसकी तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं। इसी प्रकार से वर्ग के तो लेकिन राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आजादी, न्याय, इन सभी सिद्धांतों की हम अलग अलग परिभाषाएं, अनेक परिभाषाओं से हम परिचित होते हैं और उन परिभाषाओं को विभिन्न विद्वानों के द्वारा परिचित कराया जाता है। विद्यार्थियों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समानता जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। वस्तुओं के विपरीत मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है और इन मतों को समझने और इनसे तालमेल रखने की आवश्यकता होती है। ऐसा करने की दिशा में हम कैसे बढ़ सकते हैं? हम विभिन्न जगहों में समानता से संबंधित सामान्य अनुभव से शुरू करते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि विभिन्न जगहों पर या विभिन्न स्थानों पर हम समानता से संबंधित अनुभवों के बारे में अगर हम जानकारी लें तो हमें समानता कैसे अलग अलग हमें दिखाई देती है। आपने गौर किया होगा बच्चों कि लोग अक्सर सरकारी कार्यालय, डॉक्टर की प्रतीक्षालय या दुकानों में कतार तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा करने वालों को पंक्ति में पीछे जाने के लिए कहा जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है। कई बार वे आगे निकल जाते हैं तो हम अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। अपने आप को लगता है कि देखो किस प्रकार से चीटिंग करके जो है ये आगे चले गए और उन्होंने उस चीज को या उस व्यक्ति से वो मिल पाए, जैसे डॉक्टर से मिल पाए या कोई किसी से अपॉइंटमेंट लिया है तो उससे मिल पाए या फिर किसी ना किसी प्रकार से वो उन चीजों को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कई बार वे आगे निकल जाते हैं, इसलिए हम अपने आप को ठगा महसूस करते हैं और हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हम जिनके लिए भुगतान करते हैं उन सामानों या सुविधाओं को पाने में समान अवसर हम चाहते हैं। इसलिए जब हम अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं, हम समझते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर होता है। फिर भी अगर वृद्धों और विकलांगों के लिए अलग काउंटर हो तो हम समझते हैं कि उनके साथ विशेष बर्ताव न्यायोचित है। विशेष बर्ताव न्यायोचित इसलिए है क्योंकि वो किसी न किसी कारण से उस चीज को या उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। लेकिन हम प्रतिदिन यह भी देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग दुकान या चिकित्सक के पास इसलिए नहीं जा सकते कि उनके पास सामान या सुविधाओं की कीमत चुकाने के लिए रुपए नहीं होते हैं, मतलब मुद्रा नहीं होती है। इनमें से कुछ लोग दैनिक मजदूर होते हैं जो घंटों पत्थर काटते या ईंट पाथते हैं, मतलब ईंटों को इकट्ठा करके वो ले जाते हैं। अगर हम संवेदनशील हैं तो हम महसूस करते हैं कि यह अनुचित है। समाज में कुछ सदस्यों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, तब हम ये अनुभव करते हैं कि समानता में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरती जानी चाहिए ताकि लोग उन अनुचित रूप से शोषित न हो पाए और आर्थिक कारकों की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियों के शिकार न हो। विद्यार्थियों, हमने ये देखा है कि जहां दीनहीन गरीब लोग हैं वो उन सब बुनियादी चीजों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारा समाज किस प्रकार से या हमारी शासन व्यवस्था किस प्रकार से समानता की स्थापना करती है, उस पर सबसे बड़ा ध्यान देने की बात है कि हमें निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए ये सब कार्य करने चाहिए। इस तथ्य पर गौर करें कि बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि अपना पेट भरने के लिए उन्हें
काम करना पड़ता है। इसी तरह अधिकांश लड़कियों को स्कूल से इसलिए हटा दिया जाता है कि माँ बाप के काम पर जाने के दौरान उन्हें छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ती है। हालांकि भारतीय संविधान सभी को प्राथमिक शिक्षा पाने की अधिकार गारंटी देता है, मौलिक अधिकारों में गारंटी दी गई है, मौलिक कर्तव्यों में गारंटी दी गई है और नीति निर्देशक तत्वों में भी गारंटी दी गई है, लेकिन यह अधिकार मात्र औपचारिक बनकर रह गया है। फिर हम महसूस करते हैं कि ऐसे बच्चे और उनके माँ बाप के लिए सरकार को कुछ ज्यादा ही करना चाहिए ताकि वे स्कूल जा सकें। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए, ऐसे कामकाजी महिलाओं के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए जिससे कि वे अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए वहां उन जगहों पर उनको रख सके और उनके घर में जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करने योग्य है उन्हें शिक्षा के लिए भेजा जाए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। इस प्रकार हम देख सकते हैं विद्यार्थियों की समानता के बारे में हमारे विचार काफी जटिल है, मतलब काफी कठिन है और काफी दुविधापूर्ण भी है। जब हम पंक्तिबद्ध होते हैं या खेल के मैदान में होते हैं, हम समान अवसर चाहते हैं। जब हम किसी अक्षमता के शिकार होते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं। लेकिन जब हम बुनियादी आवश्यकताओं पूरी नहीं कर पाते हैं तब समान अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं है। हमें स्कूल जाने संसाधनों यानी जैसे रोजगार, अच्छा वेतन, रियायती अस्पताल आदि का समुचित बंटवारा जैसे अग्रगामी उपायों में सहायता पाने में समर्थ बनाया जाना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किसी एजेंसी को जिम्मेवार बनाने की जरूरत है। कहने का मतलब ये कि इन सभी चीजों के अंतर्गत हमें ऐसी निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए जिससे कि सभी को सब कुछ प्राप्त हो सके। इसके लिए किसकी आवश्यकता है? एक एजेंसी की आवश्यकता है, एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो सब कुछ उपलब्ध कराने के लिए तत्पर हो। इस प्रकार हमारे पास समानता की अनेक परिभाषाओं के होने की वजह यह है कि समानता का अर्थ प्रसंग पर निर्भर करता है। हमने इसके उस अर्थ से शुरुआत की जो स्वयं हमारे लिए है और फिर हमने इसका विस्तार गरीब, वंचित, बूढ़े, बुजुर्ग आदि बाकी लोगों के लिए किया। हमने अर्थ की परतें खोली और हम पूर्ण रूप से समझे बगैर राजनीतिक सिद्धांत गढ़ते रहे। राजनीतिक अवधारणाओं के अर्थ को राजनीतिक सिद्धांतकार यह देखते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में इसे कैसे समझा जा सकता है। मतलब राजनीतिक अवधारणाएं, मतलब हम राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ को खोजते रहे, इसके पूर्ण रूप से इसको समझने के लिए हमेशा अपने सिद्धांतों को गढ़ते रहे, इनकी अवधारणाओं के अर्थ को और सिद्धांतकार इनको स्पष्ट करने में लगे रहे। भाषा के अंतर्गत इन सभी सिद्धांतों को, इन सभी अवधारणाओं को एक आम भाषा में हम कैसे बता सकते हैं, इन सब से सब अनभिज्ञ रहे और साथ ही साथ इसको आम व्यक्ति तक समानता के स्तर को पहुंचाने के लिए भी हम अक्षम रहे। वे विविध अर्थों और रायों पर विचार विमर्श और उनकी जांच पड़ताल भी सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं। अवसर की समानता कब पर्याप्त है, कब लोगों को विशेष बर्ताव की आवश्यकता है, ऐसा विशेष बर्ताव कब तक, किस हद तक किया जाना चाहिए, क्या गरीब बच्चों को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहन करने हेतु दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी ओर वे मुखातिब होते हैं। मतलब सिद्धांतकार क्या करते हैं, इन सभी समस्याओं को राजनीतिक सिद्धांतकार और राजनीतिक अवधारणाकार जो हैं वो इन सभी सिद्धांतों को इन सभी सामान्य प्रश्नों से ओतप्रोत होते हुए इनका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। आप भी देख सकते हैं विद्यार्थियों कि ये मसले बिल्कुल व्यवहारिक हैं। वे शिक्षा और रोजगार के बारे में सार्वजनिक नीतियां तय करने में मार्गदर्शन करते हैं। जैसा समानता के मामले में है वैसा ही अन्य अवधारणाओं के मामले में भी हम देख सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांतकारों को रोजमर्रा के विचारों से उलझना पड़ता है, संभावित अर्थों पर विचार विमर्श करना पड़ता है, नीतिगत विकल्पों को सूत्रबद्ध करना पड़ता है। आजादी, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, समानता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता आदि कुछ अवधारणाओं पर हम इन सभी के बारे में अलग अलग अध्यायों में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से डिटेल में हम इन सभी अवधारणाओं को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले हम देख सकते हैं विद्यार्थियों, ऊपर जो ये सारी इसमें बताए गए हैं, कोटेशंस दी गई हैं, इसको हम एक दृष्टि में पहले देख लेते हैं, फिर हम जानने का प्रयास करते हैं कि
राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो देखिए, आगे पढ़िए और देखिए कि सुकरात ने यह कैसे किया। सेफेलस सेफेलस एक उनका विद्यार्थी, तुमने अच्छा कहा, मैंने जवाब दिया, लेकिन जहां तक न्याय की बात है, यह है क्या? मतलब न्याय के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं सुकरात अपने शिष्यों से। सत्य बोलना और अपना ऋण चुकाना, बस इससे अधिक कुछ नहीं है। सेफेलस कहते हैं कि न्याय क्या है। सेफेलस ने कहा, सुकरात ने पूछा न्याय क्या है, तो सेफेलस ने उत्तर दिया कि सत्य बोलना और अपना ऋण चुकाना न्याय है। और क्या इसके भी अपवाद नहीं होते हैं? जरा सोचिए, एक मित्र शांतचित्त भाव से अपने हथियार मेरे पास जमा कर देता है। मतलब उदाहरण दिया गया है कि अगर आप सोचते हैं कि एक मित्र है, शांत स्वभाव का मित्र है, वो अपने हथियार मेरे पास जमा कर देता है और उन हथियारों को वह ऐसी स्थिति में वापस मांगता है जब उसका दिमाग शांत नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या मुझे उसे हथियार वापस कर देने चाहिए? क्योंकि जैसे सेफेलस ने कहा कि सत्य बोलना और अपना ऋण चुकाना न्याय है। और ये उदाहरण दिया गया है कि अगर कोई मित्र जो है अपनी सामान्य अवस्था में अपने हथियारों को मेरे पास सुरक्षित रख के जाता है और वह उन हथियारों को तब मांगता है जब उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है, वह अशांत चित्त का हो जाता है, तब क्या मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि उसके हथियारों को वापस दूं? तो यह प्रश्न भी सोचनीय है कि अगर ऐसी स्थिति में अगर उसको हथियार दे दिए गए तो वह इनका दुरुपयोग ही करेगा, तो यह न्याय बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। आप बिल्कुल सही हैं, उसने कहा, लेकिन तब सत्य बोलना, ऋणों को चुकाना न्याय की सही परिभाषा नहीं हो सकती। मैंने कहा, पहले हमने सीधे सीधे कहा था कि अपने मित्रों के साथ भला करना और अपने शत्रुओं के साथ बुरा करना न्याय है। इसकी जगह हमें कहना चाहिए कि मित्र अच्छे हो तब उनके साथ अच्छा करना और जब शत्रु बुरे हो तब उनके साथ बुरा करना न्याय है। मतलब डिस्कशन हो रहा है सुकरात के बीच में, सुकरात और उनके शिष्यों के बीच में। तो वो क्या कह रहे हैं कि सत्य बोलना, ऋण चुकाना न्याय है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं तो सत्य बोलना और ऋण चुकाना न्याय बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन फिर सीधे साधे अर्थों में कहा जाए कि जो अच्छे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, जो बुरे हैं उनके साथ बुरा व्यवहार करना, ये ही न्याय है। हाँ, मुझे ये ठीक लगता है। अब इसके बाद देखिए, लेकिन क्या किसी को भी चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण होना चाहिए? निसंदेह जो दुष्ट और शत्रु है उन्हें चोट पहुंचाई जानी चाहिए। जब घोड़े घायल होते हैं तब उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती है या बुरी होती है? पहले से बुरी हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब उसकी स्थिति बुरी होती है, उनमें घोटक तत्व यानी घोड़े के गुण कम हो जाते हैं, तो श्वान तत्व कुत्ते के गुण नहीं है। मतलब अगर घोटक तत्व यानी घोड़े के गुण कम हो जाते हैं तो कुत्ते के गुण तो उसमें है ही नहीं, तो उनके गुणों में कमी आ जाती है। हाँ, घोटक तत्व कम हो जाता है। और जब कुत्तों की स्थिति बुरी होती है तब उनमें श्वान तत्व कम हो जाता है, यानी घोटक तत्व नहीं होता। बिल्कुल सही है। और जब कोई मनुष्य घायल होगा तब उसके मनुष्यत्व कम हो जाएंगे। निसंदेह सही बात है। जब मनुष्य घायल होता है, पीड़ित होता है या किसी दूसरे लोगों से उसका शोषण होता है तो वह अपने आप को असहाय महसूस करता है, पीड़ित महसूस करता है, तो उसके मनुष्य तत्व यानी मानवता के तत्व जो है कम हो जाते हैं। और वह मनुष्य तत्व न्याय है। निश्चित रूप से कहा गया है इसमें कि क्या वह मनुष्यत्व न्याय है, निश्चित रूप से बताया गया है। इसके बाद बात आती है, तब जो मनुष्य घायल हो जाता है वह निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण बन जाता है। हाँ, परिणाम तो यही है। जब कोई मनुष्य घायल हो जाता है तो कैसी स्थिति हो जाती है? अन्यायपूर्ण हो जाता है। वह मनुष्य जो है घायल होने के बाद अन्यायपूर्ण हो जाएगा। लेकिन क्या संगीतकार अपनी कला से मनुष्य को संगीत से दूर कर सकता है? बिल्कुल नहीं। हाँ, क्या घुड़सवार अपनी कला से उसे एक बुरा घुड़सवार बनाता है? असंभव। और क्या कोई न्यायपूर्ण व्यक्ति न्याय के द्वारा लोगों को अन्यायपूर्ण बना सकता है? या सामान्य शब्दों में, ये सद्गुण संपन्न व्यक्ति किसी को बुरा बना सकता है? निश्चित रूप से बिल्कुल भी नहीं बना सकता। और ना ही अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, यह तो असंभव है। अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यह भी असंभव है। पहुंचा सकता है। और न्यायपूर्ण व्यक्ति ही अच्छा व्यक्ति होता है, निश्चित रूप से। तो ये सुकरात और उनके शिष्यों में इस प्रकार से न्याय संबंधित डिस्कशन चला और उनमें यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया कि किस प्रकार से न्याय जो है कहाँ तक उचित है या किस प्रकार से सामान्य वर्ग में न्याय स्थापित किया जा सकता है। तब मित्र या किसी भी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना एक न्यायपूर्ण व्यक्ति का नहीं वरन उससे ठीक उलट एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति का ही काम होता है। मतलब जब मित्र या किसी भी
अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचा जाता है तो वह न्यायपूर्ण व्यक्ति बिल्कुल नहीं होगा, वो अन्यायपूर्ण व्यक्ति ही होगा। मेरा सोचना है कि सुकरात तुम जो कह रहे हो वह काफी सत्य है। और जो किसी रोग से बचाव या रोकथाम में सर्वाधिक कुशल होता है वही उसे पैदा करने में भी सर्वाधिक सक्षम होता है। मतलब किसी रोग से बचाव या रोकथाम के लिए जो कुशल होता है वही उसे पैदा करने में भी सर्वाधिक सक्षम होता है। मतलब किसी चीज को खत्म करने में, उसको समाधान निकालने में जो सक्षम होता है वही उस चीज को क्रिएट भी कर सकता है। बिल्कुल बात सच है। जो शत्रु से जीत सकता है वही किले का सबसे अच्छा रक्षक भी हो सकता है। जो शत्रु से जीत जाए वो किले का रक्षक भी हो सकता है। बिल्कुल सही। जब तब जो किसी चीज का अच्छा रखवाला होता है वही अच्छा चोर भी होता है। हाँ, इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि अगर न्यायपूर्ण व्यक्ति धन की रक्षा करने में अच्छा होता है तो वह गबन करने में भी अच्छा होता है। इस तर्क में तो यही नीति है। मतलब न्यायपूर्ण व्यक्ति धन की रक्षा करने में अच्छा होगा तो वह गबन करना या भ्रष्ट होने में वह अपनी बहुत निपुणता दिखाएगा। यह भी तर्क सही है। तो इस प्रकार से व्यवहारिक तर्कों के आधार पर सुकरात और सेफलस ने यह बताने का प्रयास किया कि ये जो सिद्धांत है, विभिन्न सिद्धांत है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, यहाँ पे न्याय को लिया गया है और न्याय को लेकर के ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से एक अच्छे समाज में हम न्याय को स्थापित कर सकते हैं। क्या अच्छा समाज या अच्छे लोग जो हैं किस प्रकार से न्याय को परिभाषित करते हैं और ये सिद्धांत किस प्रकार से हमारे ऊपर लागू होते हैं। इसके साथ ही वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे और जिसमें हम बात करेंगे हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ने चाहिए, हमें इनको पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।